हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 मींस पार्ट 6 होगा, जिसमें हम कार्बन के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम कार्बन के बेसिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं, कार्बन हमारे किस तरीके से हम कार्बन के कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर करते हैं उन सब के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले पार्ट्स में। तो आज का जो हमारा मेन पार्ट रहने वाला है इस लेक्चर का वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। आज हम कार्बन की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उनकी रिएक्शंस को देखेंगे और साथ ही साथ उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है केमिकल रिएक्शन के दौरान उनका कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा वो ओवरऑल किसके ऊपर बेस्ड था? नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें जब हमने कार्बन के कंपाउंड्स को नॉमेनक्लेचर किया था यानी उनका नाम रखा था जिसे हम बोलते हैं नामकरण करना। तो वहां पे हमने देखा था कि जब भी हम किसी भी कार्बन के कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखते हैं, देन वर्ड आर्ट हमारा आता है, वर्ड रूट आता है। उसके बाद हमारे पास प्राइमरी सफिक्स होते हैं। प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या आता है? सेकेंडरी सफिक्स। तो अब इसमें प्रेफिक्स क्या थे? प्रेफिक्स से हमारे क्लोरो, ब्रोमो, सारे हेलोजेंस एंड ब्रांचिंग। जो भी हमारे कार्बन के साथ ब्रांचिंग प्रेजेंट होगी, इट कैन बी मिथाइल, इट कैन बी इथाइल, ये सारी ब्रांचिंग हमारी किस में आएगी? प्रीफिक्स में। वर्ड रूट में आता है हमारा ब्यूट, हेक्स, पेंट यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसी तरीके से प्राइमरी सफिक्स होते हैं हमारे एन यानी एल्केन के बॉन्ड, इन एल्कीन के बॉन्ड और आइन एल्काइन के बॉन्ड। और सेकेंडरी सफिक्स है हमारा इसमें सारे फंक्शनल ग्रुप, इट कैन बी एल्डिहाइड, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन ग्रुप। ये सारे क्या हैं? ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है। तो किसी भी कार्बन की नेमिंग करने से पहले हमें उसमें ये देखना है कि प्रीफिक्स है, वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है और हमारा सेकेंडरी सफिक्स क्या है। तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स पता होने के बाद अब हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं यहाँ पे सिर्फ मैं ओवरली बताऊंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं तो उसको इतना ब्रीफली नहीं डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी भी कार्बन के कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर करना हो यानी उसका नाम देना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कि जो भी हमारे पास कंपाउंड गिवन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का पता करना कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। जैसे 3 प्रेजेंट है तो प्रॉप, 4 प्रेजेंट है तो ब्यूट, 6 प्रेजेंट है तो हेक्स। उसके बाद सेकंड है हमारा उसमें बॉन्ड का पता करना। बॉन्ड का पता करना मतलब इट इज सिंगल बॉन्ड, इट इज डबल बॉन्ड, इट इज ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेप नंबर 3 पे हम करते हैं फंक्शनल ग्रुप को देखना कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा स्टेप नंबर 4 जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप के साथ ये देखते हैं कि अगर हमारा जो वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स मिल करके जो वर्ड की फॉर्मेशन कर रहा है उसमें लास्ट में अगर हमारे वॉवेल्स प्रेजेंट होते हैं यानी ए ई आई ओ यू अगर प्रेजेंट होता है तो हम क्या करते हैं वहां के लास्ट वाले वॉवेल को एलिमिनेट करके अपना जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसको ऐड कर देते हैं। जैसे प्रोपेन था, हमने वहां पे क्या करा था, हमारे पास जैसे फॉर्मूला बन रहा था किसका? प्रोपेन प्लस ओइक एसिड। तो इस कंडीशन में हमने क्या करा था? एन को प्रोपेन में से ई को एलिमिनेट कर दिया था और इससे हमारा जो
एसिड बना तो वो कौन सा था, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये स्टेप था जिसमें हम वॉवेल को एलिमिनेट करके अपने वो जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है उसको पुट करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक स्टेप ये था कि अगर देखो वहां पे मैंने दो स्टेप और डिस्कस करे थे, एक था नंबरिंग वाला कि हमें कार्बन की उस चेन में ऐसे नंबरिंग देना होता है कि जो हमारा डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर किसी भी तरीके का फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे पास कार्बन की चेन में प्रेजेंट हो तो हम जितना हो सके उतना उस कार्बन की चेन को या फिर उस फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबरिंग देंगे, यानी ऐसे नंबरिंग करेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप वाली चेन है या नॉर्मल हमारी जो चेन है उसे लीस्ट नंबर मिल सके। नेक्स्ट हमारा होता है कि जो भी हमारे पास चेन में प्रेजेंट होते हैं, फंक्शनल ग्रुप हो गया या फिर हमारा उसमें किसी भी तरह का कंपाउंड हो गया, इथाइल मिथाइल, तो ये सब हमारे किस में कंसिडर किए जाते हैं, प्रीफिक्स में कंसिडर किए जाते हैं। एक चीज और वहां पे हमने काफी सारे एग्जांपल्स लिए थे, जैसे ब्यूट टू इन, तो वहां पे एक एग्जांपल ये भी था ब्यूट टू इन। इसका मतलब ये था कि ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन की हमारी चेन है, इन का मतलब है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे 2 का मतलब ये है कि ये जो हमारा डबल बॉन्ड है वो कौन से नंबर पे प्रेजेंट है कार्बन की चेन में, सेकेंड नंबर पे प्रेजेंट है। तो ये थे हमारे बेसिक से रूल किसी भी कार्बन के कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर करने के लिए, यानी उनका नाम करने के लिए कि कौन सा हमारा कार्बन का कंपाउंड प्रेजेंट है। अब इसमें हमने पिछली क्लास में स्ट्रक्चरल बेसिस पे भी किया था, यानी हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन थे जिसके हमने नाम की लिखे थे और हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चंस थे जिसके नाम गिवन थे और हमने स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया था। तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, लेकिन साथ ही साथ आज का हमारा लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी घुमा के क्वेश्चन नहीं आता है। अब बारी आती है हमारी टॉपिक टू बी कवर्ड। देखो आज के हमारे क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं। सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। किसी भी कार्बन कंपाउंड की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसमें से हमारे पास दो एनसीईआरटी में गिवन है, एक है इथेनॉल के बारे में, इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सेम इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट होगा टॉपिक वो है इथेनोइक एसिड। तो हमारे पास टोटल कितने टॉपिक्स हो गए आज के, 3। पहले कार्बन के कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा इथेनॉल के बारे में और तीसरा इथेनोइक एसिड के बारे में। तो अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो फर्स्ट टॉपिक आया हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या दे रखी है कार्बन कंपाउंड की, इट इज कंबशन। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कंबशन के बारे में। तो देखो कंबशन होता क्या है, जब हम कार्बन के या कार्बन के रिलेटेड कंपाउंड को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि वो बर्न होते हैं, आसानी से जल जाते हैं और उनसे लॉट्स ऑफ एनर्जी में हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पे कंबशन क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स। कार्बन हो गए और इसके कंपाउंड्स को हम फ्यूल्स की तरह यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि जब ये बर्न होते हैं यानी जब इन्हें हम जलाते हैं वो एयर रिलीजिंग लॉट ऑफ हीट एनर्जी, जो एयर रिलीज होती है उसमें लॉट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मीथेन है CH4, इसको जब हम ऑक्सीजन यानी एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारे किसकी फॉर्मेशन होती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, H2O यानी वाटर और साथ ही साथ हीट एंड लाइट देखने को मिलती है। तो कंबशन का मतलब क्या होता है, जब हम कार्बन या कार्बन के कंपाउंड को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उस दौरान हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एंड लाइट रिलीज होती है। तो ये तो हो गई कंबशन की बेसिक सी डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास बोल रखा है इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, आई थिंक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें अभी तक याद होंगे। देखो
जो हमारे सैचुरेटेड कार्बन्स थे वो कौन से थे? एल्केन वाले, यानी जिनके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और जो अनसैचुरेटेड कार्बन थे वो है हमारे इसमें एल्कीन और एल्काइन वाले। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विथ ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जब उन्हें बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो वो ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम, मतलब ऐसी फ्लेम जिसमें किसी भी तरीके का क्या ना रह जाए, पार्टिकल्स ना रह जाए, उसे हम बोलते हैं नॉन सूटी फ्लेम। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब हम बर्न करेंगे तो कैसी फ्लेम निकलेगी? ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम। नेक्स्ट बोल रखा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स इन एयर विथ येलो एंड सूटी फ्लेम बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हायर देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which does not completely oxidize in air। तो यहाँ पे ये बोला गया है, देखो डिफरेंस की फॉर्म में याद करेंगे कि जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन वाले जो हाइड्रोकार्बन है उनको बर्न करते हैं एयर के साथ, तो उसमें ब्लू कलर की नॉन सूटी फ्लेम होती है। नॉन सूटी मतलब किसी भी तरीके के उसमें ब्लैक कलर के पार्टिकल्स नहीं रहेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है, किचन में जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं उसमें जब काफी टाइम तक खाना बनाने के बाद एक टाइम ऐसा आता है तो उसमें ब्लैक कलर की लेयर डिपॉजिट होने लगती है, नीचे से जो हमारा बर्तन है वो काला होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होना शुरू हो जाती है। तो सैचुरेटेड जब बर्न होंगे तो ब्लू कलर की और नॉन सूटी फ्लेम होगी, मतलब उसमें किसी भी तरीके के कार्बन के पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। और साथ ही साथ जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है यानी एल्कीन और एल्काइन है, इनको जब हम बर्न करते हैं एयर के साथ तो हमारे येलो कलर के और सूटी फ्लेम होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बन का अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जो हमारा एयर की प्रेजेंस में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, इस वजह से वहां पे हमें सूटी फ्लेम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन के बारे में क्या बोला गया है? अल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्कलाइन KMnO4, जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अल्कोहल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। किसकी मदद से? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे यहाँ पे है कौन से? एक हमारा एल्कलाइन KMnO4 जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा है हमारा एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। यानी हम ऑक्सीडेशन में क्या कर रहे हैं, जो हमारा अल्कोहलिक कंपाउंड है उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर रहे हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करें तो जो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन में हमारा अल्कोहल हो रहा है कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी CH3CH2OH जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिफाइड K2Cr2O7 जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, और दूसरा है हमारा इसमें एल्केलाइन KMnO4, और साथ में हम क्या देंगे? हीट देंगे। तो जो हमारा अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड OH और साथ ही साथ H2O। तो ये किसकी रिएक्शन हो गई? ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, जिसमें जो हमारा अल्कोहल गिवन था, ये क्या है हमारा अल्कोहल,
और ये हमारा क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल कन्वर्ट किसमें हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसकी मदद से, हमने यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया है। एक है हमारा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7, और दूसरा है हमारा इसमें एल्कलाइन KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट अभी देखो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे थे ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आखिर होते क्या है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, some substances are capable of adding oxygen to others are known as oxidizing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे एक ऐसे एजेंट होते हैं, हमारे एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी अनदर कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन को ऐड करने की कैपेबिलिटी को रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या क्या है, एक है हमारा एल्केलाइन KMnO4, ठीक है, दूसरा है हमारा एसिडिफाइड K2Cr2O7 जिसमें KMnO4 का नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O7 का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखो यहाँ पे एक चीज और, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये क्या करेगा, ये ऐड करेगा O2 को यानी ऑक्सीजन को किसी भी सब्सटेंस के साथ, इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और ऑक्सीडेशन के केस में ही हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे ताकि हम अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर सके, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर उसको इजिली कन्वर्ट कर सके। नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में एडिशन रिएक्शन। अभी तक हम टोटल कितनी रिएक्शन कर चुके हैं, 2। एक है हमारी कंबशन रिएक्शन, एक थी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और थर्ड है हमारे पास इसमें एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन क्या होती है, hydrogen is added to a unsaturated hydrocarbon which is more reactive due to double or triple bond in presence of nickel, platinum or palladium as catalyst. This process is called hydrogenation। देखो हाइड्रोजन को ऐड करेंगे हम अपने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ, क्यों, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी इसमें होंगे हमारे एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। यानी अगर एडिशन रिएक्शन देखो, वैसे तो अगर कुछ भी चीज हमें नेमिंग से पता चल जाए तो और भी इजी है। तो एडिशन रिएक्शन में क्या बोला गया है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हम किसी चीज को ऐड करें। तो एडिशन रिएक्शन जो हमारे पास कार्बन में दे रखी है वो ये है कि जब हम हाइड्रोजन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्कीन और एल्काइन के साथ ऐड करते हैं, किसके प्रेजेंस में, निकल, प्लेटिनियम और पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो उसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजनेशन। तो देखो अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही क्यों यूज करा। तो जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यानी एल्कीन और एल्काइन, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कैरी करते हैं जो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, और यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, कैटेलिस्ट का।
तो ऑक्सीडेशन के केस में आ गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एडिशन की रिएक्शन की केस में आ गया हमारा कैटेलिस्ट। अब अगर हम यहाँ पे इसके रिएक्शन के बारे में बात करें तो हमारी रिएक्शन होगी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पे क्या है, आर का मतलब ये है कि हमारे पास अनदर कार्बन की चेन्स है। इसको हम क्या करेंगे, जब हम हाइड्रोजन इसमें ऐड करते हैं यानी H2 ऐड करने पर किसकी प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में 437 केल्विन पे, तो ये हो जाएगा हमारा RC CrH H और R। इस कंडीशन में क्या हुआ, हमारा यहाँ पे जो भी हमारे पास सब्सटेंस था उसमें क्या ऐड हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है वेजिटेबल्स ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग दिस प्रोसेस। तो जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है उसको हम वेजिटेबल घी में भी कन्वर्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन के थ्रू। देखो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करने से फायदा क्या है, जो हमारा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है ये क्या कर देता है, स्लोज द रेंसिडिटी ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल। स्लोज द रेंसिडिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, मतलब जो हमारे वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं उनकी रेंसिडिटी को स्लो डाउन करता है। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, रेंसिडिटी का मतलब होता है जब हमारा कोई भी ऑयली सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है तो वो स्मेल करने लगता है, तो उससे बचाने के लिए वहां पे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का मोस्टली यूज किया जाता है जो भी हमारे वेजिटेबल ऑयल हैं उनको घी में कन्वर्ट करने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वो क्या है कि जो हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं यानी सिंगल बॉन्ड वाले जो फैटी एसिड्स होंगे वो हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए। एंड ऑयल्स विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्ब फैटी एसिड्स शुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग। इस वजह से हम एक चीज यहाँ पे नोट डाउन की जाएगी, जो हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए क्या है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। सो ऑयल्स विद unsaturated fatty acids should be used for cooking। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। इस वजह से हमें कौन से फैटी एसिड्स का यूज करना चाहिए, जो हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो। क्यों, क्योंकि उसमें हम क्या कराते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराते हैं जिसकी मदद से वो हमारे किस में चेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल ऑयल किस में चेंज हो रहा है, हमारा वेजिटेबल घी में। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कैटेलिस्ट। तो देखो जब हम एडिशन रिएक्शन को कर रहे थे यानी जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में रिएक्शन करा रहे थे, हाइड्रोजन को ऐड करा रहे थे, तो वहां पे हमने 3 कैटेलिस्ट का यूज करा। वो क्या था, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। अब ये कैटेलिस्ट क्या होते हैं, जैसे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ा, अब हम कैटेलिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैटेलिस्ट होते क्या है, सब्सटेंसेस दैट कॉज रिएक्शन टू अकर प्रोसीड substances that cause a reaction to occur
or proceeds to different rate without consuming in it are called a catalyst. फॉर एग्जाम्पल निकल पीडी पीडी यानी पैलिडियम और पीटी हो गया हमारा प्लैटिनम। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन को कॉज कराए, जिनकी वजह से रिएक्शन हो, जो रिएक्शन को आगे फर्दर प्रोसीड कराए किसी भी तरीके की कंज्यूमिंग करने के बिना, उसी को हम बोलते हैं कैटेलिस्ट। अब हमारे पास यहाँ पे 3 कैटेलिस्ट हैं, एक है हमारा निकल, पीटी से प्लैटिनम और पीडी से हो गया हमारा पैलिडियम। तो यहाँ पे बोला क्या गया है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट वेजिटेबल घी इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल क्या है, तो वहां पे हमें लिखना है कि वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करना सॉलिड फैट यानी वेजिटेबल घी में, उसे बोलते हैं हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि वेजिटेबल ऑयल में जब हम H2 को रिलीज करते हैं तो वेजिटेबल घी बनता है, यानी वेजिटेबल ऑयल में जब हम H2 को रिएक्ट कराते हैं तो उसमें क्या बनता है हमारा वेजिटेबल घी। नेक्स्ट है वेजिटेबल फैट्स आर सैचुरेटेड फैट्स विच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। वही पॉइंट, जो हमारे वेजिटेबल फैट्स हैं वो सैचुरेटेड फैट्स हैं जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, इस वजह से वेजिटेबल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स फॉर गुड फॉर हेल्थ। क्या बोला गया है कि सैचुरेटेड वाला हार्मफुल है हेल्थ के लिए और जो अनसैचुरेटेड है यानी घी वगैरह वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हेल्पफुल है। इस वजह से कैटेलिस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एडिशन रिएक्शन, कैटेलिस्ट और कंबशन यहाँ तक क्लियर होगा, क्योंकि इसमें हमने बेसिक से सारे जितने भी हमने टर्म्स यूज करे हैं उनके बारे में भी समझा है। यहाँ तक हमारी टोटल कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, 3 केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज कंबशन, सेकंड इज ऑक्सीडेशन एंड थर्ड इज एडिशन रिएक्शन। अब हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो हमारी कार्बन है उसकी एक लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी बची है, अब हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन लास्ट हमारे पास फोर्थ है, वो कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑलरेडी 3 रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, फोर्थ हो गई हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, देखो मैथ्स में जैसे हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, किसी एक चीज को एलिमिनेट करते हैं, उसकी जगह पे दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, उसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी होता है। यहाँ पर यहाँ भी हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल by another atom or group of the atom is known as substitution reaction। यानी हाइड्रोजन एटम की रिप्लेसमेंट करेंगे किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, किसी अनदर एटम के किसी अनदर एटम से या फिर ग्रुप ऑफ एटम से। यानी यहाँ पे ये बोला गया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिएक्शन अगर लिखी जाए, हमारे पास मॉलिक्यूल है CH4, उसमें हमने क्या करा, Cl के साथ जब रिएक्ट कराया, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, और साथ ही साथ कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 520 केल्विन टेम्परेचर पे जब हमने CH4 को Cl के साथ रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे हमारा बन जाता है CH3Cl और HCl। यानी ये है हमारा C, H, H, H और H, इसको किसके साथ रिएक्ट कराएं, क्लोरीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में 520 केल्विन पे। तो ये हो जाएगा हमारा CH, H और H। तो देखो ये हुआ क्या, जो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था वो इस क्लोरीन के साथ जाके अटैच हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल्स थे क्लोरीन के, वो थे हमारे टोटल 2 मॉलिक्यूल्स। तो उसमें से जो एक मॉलिक्यूल है, या तो फिर इसको इस तरीके से लिखें, CH प्लस Cl और L। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो
जो हमारा ये हाइड्रोजन है वो इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेगा और इस हाइड्रोजन को, या फिर ये कहें कि यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा और कौन आके लग जाएगा, क्लोरीन। तो ये हो जाएगा हमारा C, सिंगल बॉन्ड H, 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 और यहाँ पे हो गया हमारा क्लोरीन। और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हुआ है वो इस वाले क्लोरीन के साथ अटैच होकर के किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन कर लेगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने क्या किया कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हमने क्लोरीन के साथ यानी एक अनदर ग्रुप ऑफ एटम के साथ रिएक्ट कराया, जिसकी वजह से जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था उसमें से हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट हो गया और उसकी जगह पे हमारा जो हमारा क्लोरीन का एटम था वो अटैच हो गया और हमारा किसकी फॉर्मेशन हुई, CH3Cl प्लस HCl की। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम एक चीज नोटिस करें तो देखो हमने टोटल कितनी रिएक्शन पढ़ी, 4। सबसे पहली क्या थी, कंबशन। कंबशन में अगर हम इजिली तरीके से समझे, हमने कार्बन को, कार्बन के मॉलिक्यूल को या फिर कार्बन के कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराया था। सेकेंड था हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके ऑक्सीजन ऐड कराई थी। थर्ड थी हमारी एडिशन रिएक्शन, इसके दौरान हमने हाइड्रोजन का एडिशन कराया था। और लास्ट हो गई हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें हमने उसमें से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये सारी रिएक्शन क्या थी, केमिकल रिएक्शंस थी कार्बन की। अब हम क्या करेंगे, देखो केमिकल प्रॉपर्टी जितनी थी कार्बन की वो हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इथेनॉल। अब हम इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब किसकी बारी है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इथेनॉल। अब हम इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इथेनॉल के बेसिक्स के बारे में पढ़े तो देखो इथेनॉल क्या होता है। जो हमारा इथेनॉल है उसके अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 351 केल्विन। ये अलग से कराने का रीजन ये है कि एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आए तो तुम लोग इजिली से सॉल्व कर सको। अगर वही इथेनॉल के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात की जाए तो जो हमारा इथेनॉल है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 156 केल्विन। नेक्स्ट है हमारे पास इथेनॉल। इथेनॉल कैसा टेस्ट होता है, बर्निंग टेस्ट होता है। और इसी के साथ जो हमारा इथेनॉल है वो सॉल्यूबल इन वाटर भी होता है, यानी ये पानी में इजिली सॉल्यूबल होता है, उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम देखो यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा इथेनॉल है वो सीरियस हेल्थ इश्यूज भी करता है, क्योंकि इथेनॉल एक्चुअली में है क्या, ये इथेनॉल है हमारा प्योर अल्कोहल। यानी अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अल्कोहल के बारे में
बात कर रहे हैं। मीन्स अगर हम यहाँ पे अल्कोहल रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखें, नोट, क्या बोला गया है, कंजम्पशन ऑफ dilute ethanol causes serious health issues and intake of pure alcohol इज लीथल। तो यहाँ पे एक बॉन्डिंग से समझ ली जाए या फिर जो हमारा अल्कोहल होता है उसका कंजप्शन हमारे बॉडी के अंदर हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है, काफी तरीके की बॉडी के अंदर डिजीजेस कॉज होने लगती है इथेनॉल के रेगुलर यूजेस से। और उसी के साथ साथ प्योर फॉर्म में अल्कोहल लेना क्या है, लीथल है। अब हम क्या करेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी है, और भी हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं अगर हम उसके बारे में बात करें तो हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इथेनॉल की, सबसे पहले क्या है कि ये कलरलेस होता है, प्लीजेंट स्मेल होती है इसकी, और ये बर्निंग टेस्ट में होता है। नेक्स्ट दे रखा है ये वाटर में सॉल्युबल होता है यानी पानी में घुल जाता है। वॉलेटाइल लिक्विड होता है विथ लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 351 केल्विन। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 351 केल्विन होता है। और ये कैसा कंपाउंड है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो ये सारी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई इथेनॉल की। पहली है कि कलरलेस, दूसरा है इसमें प्लीजेंट स्मेल होती है, तीसरा बर्निंग टेस्ट होता है, फोर्थ है ये पानी के अंदर सोल्यूबल होता है, नेक्स्ट है ये वॉलेटाइल लिक्विड है यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है, कितना, 351 केल्विन, और ये हमारा न्यूट्रल कंपाउंड होता है। तो ये सारी क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई इथेनॉल की। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में सबसे पहले हमारे पास जो इथेनॉल है, अगर हम उसके फॉर्मूले के बारे में बात करें तो देखो, अभी हमने नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था, अब हम इथेनॉल के फॉर्मूले को अपने आप ड्रॉ करेंगे। जैसे इथेनॉल, इथेनॉल, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए, 2। एन का मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है यानी एल्केन के बारे में बात की जा रही है। और ओल का मतलब ये हो गया कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, यानी जिसका सफिक्स क्या होता है, ओएल। अब अगर हम इसके फॉर्मूले को डिराइव करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 यानी सी डबल बॉन्ड, उसके बाद सी सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब इसमें क्या अटैच होगा, हमारा अल्कोहल ग्रुप। और अल्कोहल ग्रुप जो होता है उसमें लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, ओ एच, यानी ये हो जाएगा सी ओ एच। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचे हैं कार्बन के, उनके साथ हम बॉन्डिंग करा देंगे हाइड्रोजन की, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन, देन दिस वन एंड दिस। अब अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा CH3 CH2 OH, और अगर इसको और ज्यादा शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा C2H5OH। यानी इथेनॉल का फॉर्मूला यहाँ पे हमारे क्या पास क्या डिराइव हुआ, वो है C2H5OH। नॉमेनक्लेचर करने का फायदा यही है कि हमारे पास किसी भी तरीके का कार्बन कंपाउंड हो, हम इजिली उसके स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसके नेमिंग को भी बता सकते हैं। अब हमारे पास इथेनॉल का फॉर्मूला आ गया, अब हम इसको रिएक्शंस करवाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा C2H5OH है, इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं, यानी रिएक्ट्स विथ सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड
यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड की फॉर्मेशन होती है एंड H2 गैस। और कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। यानी अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूं तो वो हो गई C2H5OH, जिसको किसके साथ रिएक्ट कराया है हमने? सोडियम के साथ, यानी Na के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो उसमें ये हमारा बन जाएगा C2H5Na, और साथ ही कौन सी गैस रिलीज होगी? H2, यानी ये हुआ हमारा C2H5ONa प्लस H2 गैस। अब ये जो C2H5ONa है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सोडियम इथॉक्साइड। अब ये तो हो गई, हमारा जो इथेनॉल है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? इसी तरीके से जब हम when C2H5OH इज हीटेड विथ, इसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब H2SO4 की प्रेजेंस में हम इथेनॉल को हीट करते हैं, कितने डिग्री टेम्परेचर पर? एट 443 केल्विन। तो ये हमारा डिहाइड्रेट हो जाता है और किसकी फॉर्मेशन करता है? इथीन की फॉर्मेशन करता है, यानी इट इज डिहाइड्रेटेड टू इथीन। अब अगर इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में बात की जाए तो देखो, जो हमारा C2H5OH है उसका हमने क्या कर दिया? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को रिमूव कराना, और ये डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में किया है? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। कितने डिग्री टेम्परेचर पर? एट 443 केल्विन पे। तो जो हमारा C2H5OH है वो हो जाएगा C2H4, और क्या बनेगा साथ में? वाटर। और ये जो हमारा C2H4 है इसको हम क्या बोलते हैं? इथीन बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें हमारे पास दो रिएक्शन इन्वॉल्व है। फर्स्ट है हमारी कि C2H5OH को जब हम सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। और वहीं अगर हम अपने इथेनॉल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 443 केल्विन पर रिएक्ट कराते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन, तो हमारा यहाँ इथीन की फॉर्मेशन होती है और साथ ही साथ वाटर का भी फॉर्मेशन होगा। तो ये तो हो गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉल की। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली। अब हम इथेनॉल के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि इनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ इथेनॉल। अब हम क्या करेंगे? इथेनॉल के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यूज क्या है इथेनॉल का? कहाँ पे यूज किया जाता है? इसको अल्कोहलिक बिवरेजेस के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। इन अल्कोहलिक बिवरेजेस। इसी तरीके से इनको मेडिसिन्स में टॉनिक्स की फॉर्म में भी यूज किया जाता है, इन मेडिसिन्स एंड टॉनिक्स। नेक्स्ट हमारे पास इथेनॉल का यूज है लेबोरेटरी में एज अ रिएजेंट पे यूज किया जाता है, एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। एंड फोर्थ है हमारे पास इसमें इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट सोप्स एंड
कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो इथेनॉल की टोटल कितनी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? पहला है अल्कोहलिक बिवरेजेस में यूज करते हैं, मेडिसिन और टॉनिक्स में यूज करते हैं, एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट यूज करते हैं, एंड नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट सोप्स, जो भी हमारी ट्रांसपेरेंट सोप्स होती हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, उसमें हम इथेनॉल का यूज करते हैं। तो इथेनॉल की प्रॉपर्टीज भी फिनिश, केमिकल प्रॉपर्टीज भी फिनिश और यूजेज भी फिनिश। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इथेनॉइक एसिड। इथेनॉल हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम पढ़ेंगे इथेनॉइक एसिड के बारे में। जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा, पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, देन केमिकल प्रॉपर्टी और लास्ट में उसके यूजेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा एसिड? इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड का दूसरा नाम है एसिटिक एसिड। अब हम पहले इथेनॉइक एसिड की फॉर्मेशन करेंगे, हमारे पास नेम गिवन है, पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, देन उसके केमिकल फॉर्मूले के बारे में लिखेंगे। तो देखो, इथेनॉइक, इसको पहले स्प्लिट करेंगे। इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड में हमारे पास यहाँ H प्रेजेंट है, यानी कार्बन के एटम कितने हैं? टोटल 2। उसके बाद हमारे पास AN यानी एल्केन का फॉर्मेशन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। और ओइक एसिड का मतलब ये है कि यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। अब हम यहाँ पे पहले इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, तो कितने कार्बन ड्रॉ करने हैं? 2। यहाँ पे हमने 2 कार्बन को ड्रॉ करा। उसके बाद हम यहाँ पे अपने कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप को अटैच करेंगे, यानी C डबल बॉन्ड O OH, और रिमेनिंग पे हम क्या अटैच कर देंगे? हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। तो अगर इसके हम केमिकल फॉर्मूले को लिखें तो वो होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसी को हम क्या बोलते हैं? इथेनॉइक एसिड और एसिटिक एसिड। अब ये हो गए हमारे यहाँ पे इसके फॉर्मूले के बारे में बात। अब हम इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, यानी इथेनॉइक एसिड के बारे में हम कुछ टिप्पणी करेंगे। जो हमारा इथेनॉइक एसिड होता है, अगर हम उसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, तो इथेनॉइक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो है हमारा 391 केल्विन। वहीं अगर हम इसके फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करें, तो हमारा जो इथेनॉइक एसिड होता है वो फ्रीज हो जाता है कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 290 केल्विन पर। नेक्स्ट है इथेनॉइक एसिड जो है हमारा सोर टेस्ट का होता है, यानी इसका जो टेस्ट है वो खट्टा होता है। एंड लास्ट है हमारे पास ये मिसिबल होता है, मिसिबल इन वाटर। अब यहाँ पे एक की पॉइंट हमारे पास ये आता है, देखो की पॉइंट ये है कि जो हमारा प्योर एसिटिक एसिड होता है उसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, यानी प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखने को मिला है कि प्योर एसिटिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है। तो प्योर एसिटिक एसिड को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा 3 to 4% ऑफ एसिटिक एसिड, 3 से 4% एसिटिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं, जिसको हम अपने फूड्स में भी यूज करते हैं।
काफ़ी तरीके से हम फूड वगैरह बनाते हैं, उसमें विनेगर का यूज़ करते हैं। तो क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हो गई कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो है हमारा 2 391 केल्विन, ये फ्रीज़ होता है 290 केल्विन पे, मिसिबल होता है वाटर के साथ और सोर होता है टेस्ट में। और प्योर एसिटिक एसिड को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। अगर 3 से 4% एसिटिक एसिड प्रेज़ेंट है, तो उसे हम विनेगर बोलेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और दी हुई है इथेनॉइक एसिड की। तो वो क्या है? सबसे पहला ये कलरलेस लिक्विड होता है जिसका टेस्ट सॉर होता है। हैव स्मेल ऑफ विनेगर, जिसके पास विनेगर की जैसी स्मेल प्रेजेंट होती है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 391 केल्विन होता है। व्हेन प्योर CH3COH is freezed, it forms colorless ice like solid, so it is called glacial acetic acid। तो देखो वहां पे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर भी वही बोला गया है कि अगर हम प्योर CH3COOH यानी इथेनोइक एसिड जो हमारा प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको फ्रीज करते हैं तो ये हमारा एक कलरलेस आइस की तरह सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है और इसी को हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये सारी क्या हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई इथेनोइक एसिड की। अब हम यहाँ पे कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या हमारी इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर डिस्कस करें। अब हम देखेंगे कि इथेनोइक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है और क्या हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास, अगर इथेनोइक एसिड सोडियम के साथ रिएक्ट करता है यानी सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी? सोडियम इथोनेट। एंड हाइड्रोजन गैस। सेकंड है हमारे पास, अगर हमारा जो इथेनोइक एसिड है वो रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम क्या लिखते हैं? Na2CO3। जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा था? सोडियम इथोनेट।
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी तरीके से थर्ड, अगर हमारा जो ये इथेनोइक एसिड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, सेकंड क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। यानी जब इथेनोइक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, सोडियम इथोनेट की। कार्बन डाइऑक्साइड की और साथ ही साथ वाटर की भी। तो यहाँ पे टोटल कितनी रिएक्शंस हैं, तीन। एक है सोडियम के साथ जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है तो हमारा सोडियम इथोनेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और वही अगर इथेनोइक एसिड हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब इसी तरीके से हमारे पास लास्ट एक और रिएक्शन है कि जब हमारा जो इथेनोइक एसिड है वो इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ concentrated सल्फ्यूरिक एसिड यानी CH3CH2OH। इथेनॉल जब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड के साथ तो वहां पे किसकी फॉर्मेशन होती है, ईस्टर की फॉर्मेशन होती है और साथ ही साथ वाटर की। अब हम क्या करेंगे, इसी ईस्टर से रिलेटेड भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि ईस्टर क्या है और किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन हो रही है। अभी तक हमने टोटल जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी है, अब हम क्या करेंगे, उस रिएक्शन का एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और देखेंगे कि जो हमारा इथेनोइक एसिड है वो किसके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बना रहा है। देन नेक्स्ट में हमारे पास है टॉपिक इथेनोइक एसिड। ये हो गया हमारा CH3COOH। इथेनोइक एसिड को हम पहले किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ रिएक्ट करने पर हमारा यहाँ पे बनेगा CH3COONA और साथ में कौन सी गैस लिबरेट होगी, H2। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोडियम इथोनेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, एसिटिक एसिड जो है सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथोनेट और H2 गैस की फॉर्मेशन किया। इसी तरीके से जब हम अपने एसिटिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो भी हमारा यहाँ पे सोडियम इथेनेट की फॉर्मेशन होगी यानी CH3COONA और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास जब हम अपने सोडियम एसिटिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ तो इस कंडीशन में हमारा बनता है सोडियम इथोनेट यानी CH3COONA, साथ में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास एसिटिक एसिड को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया, प्लस NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट कराएंगे
तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी? सेम कार्बोनेट वाला केस, सोडियम इथोनेट की फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन और H2O यानी वाटर की फॉर्मेशन। इसी के साथ साथ हमने एक और रिएक्शन देखी थी इथेनोइक एसिड की, वो क्या थी कि जब हमारा इथेनॉल यानी CH3CH2OH इथेनॉल किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें हमारा ईस्टर की फॉर्मेशन होती है जिसे हम बोलते हैं CH3COO CH2CH3 और साथ ही H2O यानी HOH वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारे किसका मॉलिक्यूल है? ये जो हमारे पास यहाँ बन रहा है इसे हम बोलते हैं ईस्टर। तो देखो यहाँ पे हमने सारी रिएक्शंस डिस्कस कर ली जितनी अभी हमने टेबुलर फॉर्म में की थी कि हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बन रहा है और सॉरी सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बन रहा है। तो एक बार इसको हम समराइज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है? इथेनॉइक एसिड जिसे हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो जब ये इथेनॉइक एसिड यानी एसिटिक एसिड Na के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम इथोनेट और वाटर। सेकंड में हमने अपने एसिटिक एसिड को रिएक्ट कराया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारा वहाँ पे सोडियम इथोनेट और वाटर की फॉर्मेशन हुई है। थर्ड एसिटिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो सोडियम इथोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी। जब एसिटिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो एसिड सोडियम इथोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी। इसी तरीके से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन विथ इथेनॉइक एसिड इज, जब हम इथेनॉइक एसिड को इथेनॉल से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो वहां पे हमारे पास एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं ईस्टर और साथ ही साथ वाटर। तो ये सारी क्या हो गई? केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई इथेनॉइक एसिड की। अब हम इसमें से अनदर छोटी छोटी सी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होने वाली है वो है एस्टरिफिकेशन, यानी हम यहाँ पे ईस्टर की फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टरिफिकेशन। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एस्टरिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो एस्टरिफिकेशन क्या होता है, इसमें हम एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं। अभी हमने क्या देखा, जब हम इथेनॉइक एसिड को इथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पे हमारी किसकी फॉर्मेशन होती है? एस्टर की फॉर्मेशन होती है। अब हम उसी के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से एस्टर की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे क्या रिएक्शन है? CH3COOH यानी ये हो गया हमारा इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड को जब हम इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराएंगे यानी CH3CH2OH के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये हो गया हमारा इथेनॉल। किसके प्रेजेंट में? कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे हमारा किसका फॉर्मेशन होता है? CH3COCH2CH3 डबल बॉन्ड O। इसको हम क्या बोलते हैं? ईस्टर, यानी ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हमारे ईस्टर की फॉर्मेशन होती है। और ये जो ईस्टर होता है वो बहुत स्वीट स्मेलिंग का होता है, यानी इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज्यादा मीठी मीठी सी होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं। साथ ही साथ जब हम इस ईस्टर को यानी CH3COCH2CH3 जो हमारा ये ईस्टर की फॉर्मेशन हुई है उसको किसके साथ रिएक्ट करा देते हैं? हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं।
तो यहाँ पे हमारी CH3COONA का फॉर्मेशन यानी सोडियम इथोनेट का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ CH3CH2OH का फॉर्मेशन होता है और इसको हम बोलते हैं दिस इज सोपेनिफिकेशन एज सोप इज प्रिपेयर्ड बाय दिस, यानी जो यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन होती है वो होती है हमारी सोपेनिफिकेशन की। अब अगर हम इस एस्टरिफिकेशन की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with alcohol in in presence of few drops of concentrated sulfuric acid, few drops of concentrated sulfuric acid as catalyst and form sweet smelling compound called ईस्टर। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे। अब यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है इथेनोइक एसिड से, कि इथेनोइक एसिड को जब हम अल्कोहल यानी यहाँ पे इस अल्कोहल का मतलब हो गया इथेनॉल, तो जब ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम इथेनोइक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहां पे हमारे पास ईस्टर की फॉर्मेशन होगी जो कैसी स्मेल का होगा? स्वीट स्मेल का कंपाउंड होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा है? स्वीट स्मेल के कंपाउंड यानी ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा के सपोनिफिकेशन रिएक्शन को कंप्लीट किया है। तो देखो पहले ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन तो क्लियर है। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म के बारे में लिखें तो यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड होगा वो होगा RCOOH, जो रिएक्ट करेगा R-OH यानी हमारा जो इथेनॉल है उसके साथ, किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, और यहाँ पे हमारा बनाएगा RCOO R- प्लस का H2O। अब इसका रिएक्शन में हुआ क्या है? इस रिएक्शन में हुआ ऐसे है कि जो हमारा ये ओइक एसिड था यानी जो इथेनोइक एसिड था उसका हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी OH और हमारे इथेनॉल का H मिलकर के H2O की फॉर्मेशन करता है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारे अटैच हो जाते हैं और किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ईस्टर की फॉर्मेशन को करते हैं। तो यहाँ पे हुए हमारे ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन डन। अब हम नेक्स्ट यानी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी किसकी? हाइड्रोलाइसिस की। तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में क्या बोला गया है? देखो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा? हम हीट करेंगे एसिड और बेस को ईस्टर के साथ और हमारा जो दोबारा से अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी ऑन हीटिंग विथ एन एसिड और अ बेस द ईस्टर फॉर्म्स, जो हमारा ईस्टर है वो किसकी फॉर्मेशन करेगा? फॉर्म्स बैक द ओरिजिनल अल्कोहल
एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे ये बोला गया है कि जब हम अपने ईस्टर को एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारी रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी दोबारा से हमें अपने ओरिजिनल अल्कोहल और इथेनॉल देखने को मिलेंगे। अब अगर हम यहाँ पे रिएक्शन को लिखें तो हमारी रिएक्शन कैसे होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये क्या है हमारा, ये है ईस्टर। इसको एक बार हमने रिएक्ट कराया बेस के साथ यानी NaOH के साथ, तो यहाँ पे हमारा बनेगा CH3 COONA जिसे हम बोलते हैं सोडियम इथोनेट, और साथ ही बनेगा CH3 CH2OH, यानी ये हो गया हमारा इथेनॉल। वहीं अगर हम ईस्टर को यानी CH3 COO CH2 CH3 को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 यानी हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और हीट करेंगे साथ में, तो यहाँ पे हमारे क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH और साथ ही साथ इथेनॉल। तो यहाँ पे क्या-क्या देखने को मिला, फर्स्ट हमने देखा कि जब हम अपने ईस्टर को रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ, तो यहाँ पे हमारा किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सोडियम इथोनेट और साथ ही साथ इथेनॉल का। और वहीं जब हम ईस्टर को रिएक्ट करा रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे हमारा बनता है अल्कोहल और इथेनॉल। वन मोर पॉइंट इज दिस, जब हम एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस करते हैं किसकी, ईस्टर की, तो इसे हम बोलते हैं इज ऑल्सो कॉल्ड सपोनिफिकेशन रिएक्शन। यानी जो हमारा सोप्स और डिटर्जेंट को बनाने में रिएक्शन होती है वो है हमारी दिस वन, क्योंकि यहाँ पे हम ईस्टर को बेस के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथोनेट और इथेनॉल की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोलाइसिस का, यानी हमारे टोटल 2 केमिकल रिएक्शंस हो गई इथेनॉइक एसिड की। इसके साथ साथ हमारे पास 2 रिएक्शन और हैं। फर्स्ट रिएक्शन है हमारी इसमें, जब हम अपने इथेनॉइक एसिड को रिएक्ट्स कराते हैं किसके साथ, रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इथेनॉइक एसिड को रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इस कंडीशन में हो गया क्या, देखो जो हमारा NaOH है वो CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ रिएक्ट करेगा और किसकी फॉर्मेशन करता है, CH3 COO Na और साथ में H2O। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम किस तरीके से इथेनॉइक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे जिससे हमारा सोडियम इथोनेट और वाटर की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इसी में रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे इथेनॉइक एसिड की कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो जो CH3COOH Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है,
तो यहाँ पे हमारी CH3COO Na के साथ H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन बैलेंस करने पे ये हो जाएगा 2CH3COOH और ये हो जाएगा 2 सोडियम इथोनेट। वहीं अगर हम अपने इथेनोइक एसिड को रिएक्ट कराते हैं NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पे भी हमारा सोडियम इथोनेट की फॉर्मेशन होगी, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की भी फॉर्मेशन होगी। तो ये होता है हमारा ओवरऑल आज का लेक्चर, जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है किसकी, कार्बन की, और उससे रिलेटेड हमने 2 कंपाउंड्स इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में डिस्कस किया है। तो आज का लेक्चर हमारा यही फिनिश होता है। लेक्चर को फिनिश करने से पहले यहाँ पे हम पूरे लेक्चर को समराइज करेंगे। तो अगर हम लेक्चर की समरी के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, जिसमें हमने टोटल 4 रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया। पहला था हमारा कंबशन, जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे थे। सेकंड था हमारा ऑक्सीडेशन, जिसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से कार्बन के कंपाउंड को रिएक्ट करा रहे थे। थर्ड था हमारा इसके अंदर एडिशन, जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करा रहे थे और बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट। और फोर्थ था हमारा इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया था। इसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारा टॉपिक था इसमें इथेनॉल के बारे में, जिसको हम अल्कोहल भी बोलते हैं। इथेनॉल और अल्कोहल के बारे में पढ़ा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हुए वहां पर हमने 2 रिएक्शंस देखी थी कि जो हमारा इथेनॉल है वो किसके साथ, जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो किसकी फॉर्मेशन करता है, C2H5ONa, और साथ ही साथ वाटर की, H2 की यानी हाइड्रोजन गैस की। और वही जब इथेनॉल हमारा रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, तो वहां पे हमारा फॉर्मेशन हुआ था किसका, इथीन का, जिसको लिखते हैं C2H4 और साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन। ये तो हमारी इथेनॉल की रिएक्शंस हो गई। इसी के साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इथेनोइक एसिड, जिसमें काफी तरीके की रिएक्शन देखने को मिली। फर्स्ट रिएक्शन थी इथेनोइक एसिड की सोडियम के साथ, जिसमें किसका फॉर्मेशन हुआ, CH3COONa और साथ में हाइड्रोजन गैस का। फिर जब हमने इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो सेम हमारे पास यहाँ पर भी सोडियम इथोनेट मिला और साथ में हाइड्रोजन के साथ वाटर की फॉर्मेशन हुई। इथेनोइक एसिड को जब हम रिएक्ट कराते हैं कार्बोनेट के साथ या फिर बाइकार्बोनेट के साथ, तो दोनों कंडीशन में हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, CH3COONa, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन वो थी हमारी ईस्टर की फॉर्मेशन। जब हम इसको इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराते किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो वहां पे हमारा ईस्टर का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब इसी ईस्टर की फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने यहाँ पे कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें हमने क्या करा था, इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड को जब रिएक्ट कराए थे तो उस दौरान हमें क्या देखने को मिला, एक ईस्टर नाम का प्रोडक्ट देखने को मिला जो हमारा स्वीट स्मेलिंग प्रोडक्ट होता है। और जब हम इस ईस्टर को दोबारा से रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ, बेस या फिर एसिड के साथ, तो वहां से हमारा दोबारा हमें इथेनोइक एसिड और इथेनॉल मिलता है। तो ये हमारा हो गया पूरा लेक्चर की समरी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर, क्योंकि इसमें हमें काफी सारी रिएक्शंस देखने को मिलती है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट, देखो एक चीज और यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि जब हम ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन को डिस्कस कर रहे थे तो ईस्टर को जब हम एसिड बेस के साथ दोबारा से रिएक्ट करा रहे थे
तो वहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा था कि एक कंपाउंड मिलता है जिसमें बोला गया था कि अगर हम एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं ईस्टर का तो वो सपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है। तो उसमें हम सोप्स और डिटर्जेंट की फॉर्मेशन के बारे में, उनके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो आज का तो लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें अपने इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे।